दोस्तों स्वागत है आप सभी का ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो फिजिक्स की होने वाली है। हमने पिछली दो वीडियो क्लासेस में आपको गतिमान आवेश व चल कुंडली धारामापी इस चैप्टर के पूरे थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था। दोस्तों अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को अवश्य देख लें। आज की क्लास में हम उस दो वीडियो का पूरा निचोड़ लेकर के आ गए हैं और इसमें आपको हम जितने भी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनेंगे, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये जो चैप्टर है आपका वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो इस वीडियो को फुल देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। दोस्तों हम आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बता ही देंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एक तैयारी चेक कर सकते हैं। आप इस 20 क्वेश्चन की पूरे सीरीज में से आप अपने कितने क्वेश्चन को सही किया तो आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इससे आपकी भी एक तैयारी का जांच भी हो जाएगा। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो आप हमारी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला हमारा जो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। सतह के एक क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बहुत ही अच्छे समझाया हुआ था। देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह सतह यानी कोई क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल जो है ए से डिनोट करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में आपका मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई आपका सरफेस है और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है और ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। मान लीजिए कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में आपका ये ए सतह जो है वो स्थित है। तो इसके क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा? उससे गुजरने वाले फ्लक्स का जो मान होगा वो आपको निकालने के लिए होता है B इंटू ए। चुंबकीय फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं? तो फाई से डिनोट करते हैं, ये आप जानते होंगे। तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। दोस्तों यहाँ पे B इंटू ए दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे थीटा कोण बनाता है, पर अगर आप आंसर देखेंगे तो इसमें आपको कोण का तो कुछ इसमें दिया ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए था वो आपका B इंटू ए कॉस थीटा होना चाहिए था। फाई इक्वल टू B इंटू ए कॉस थीटा होना चाहिए था, क्योंकि आपको जो दिशा के साथ कोण बना रहा है वो थीटा बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कोण थीटा दिया होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, कॉस थीटा वहाँ पे लगाएंगे, एंगल का मान वहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो ये होना चाहिए। पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको B इंटू ए ही दिया हुआ है, तो हम B इंटू ए को ही लेकर के सही चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे B इंटू ए लिखा हुआ है, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है और यहाँ पे B क्रॉस ए लिखा हुआ है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया हुआ है डी वाला, ये ऑप्शन आपको B इंटू ए और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, पर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, आपको याद कर लेना है। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में इसी की सतह जो है उससे थीटा कोण अगर बना रहा है तो उसका जो फ्लक्स होगा, गुजरने वाली संख्या फ्लक्स की संख्या, वो B इंटू ए कॉस थीटा होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपने हमारी थ्योरी की वीडियो को देखा है तो आप इसे चुटकियों में देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम जल्दी जल्दी आपको करा देते हैं, क्योंकि ये सभी बातें मैंने आपको आपको थ्योरी सब पढ़ाते समय मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो इसको हम स्किप करते हुए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देंगे। देखिए, लेंज के नियम पर ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत वाहक बल जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, EMF
इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं, और ये जो है ये लेंज के नियम पर आधारित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर धारावाही तार जिनमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के क्या होंगे। दोस्तों, दो धारावाही चालक या फिर तार है जिनमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी कि आपका एक जो है धारा इस तरफ फ्लो हो रही है, करंट जो है इस तरफ फ्लो हो रही है, और दूसरे तार में धारा जो है वो इस तरफ फ्लो हो रही है, यानी जो आपका करंट है वो एक दिशा में इधर आ रहा है और एक दिशा में इधर फ्लो हो रहा है, यानी विपरीत दिशाओं में आपके दोनों ही समांतर धारावाही तार जो हैं, यानी जो चालक है वो विपरीत दिशाओं में एक दिशा में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो होगा ना, जैसे आप चुंबक में पढ़ते थे कि समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, पर विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे समांतर धारावाही चालक है, और यहाँ पे ये जो वायर है ये आपका इधर आ रहा है, और ये धारा है आपकी, और ये वाली धारा इधर आ रही है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा दोनों के बीच। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के लिए सत्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कथन जो है वो सत्य नहीं है, किसके लिए, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के लिए। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है, सभी विद्युत आवेश स्थिर या गतिमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, सही बात है कि कोई भी अगर विद्युत आवेश है तो अगर वो स्थिर या गतिमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता ही करता है। यानी मतलब मान लीजिए अगर आपका विद्युत आवेश जो है, मान लीजिए आपका ये कोई आपका चालक है, ठीक है, सीधा आप लीजिए समांतर धारावाही चालक है, तो अगर आज इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें एक आवेश भी उत्पन्न होगा, तो आवेश के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाएगा ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो ये आपके स्थिर अवस्था में हो सकता है या फिर गतिमान भी हो सकता है। तो यही आपको पहले बारे में बोला है, तो पहला जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। उसी प्रकार सभी विद्युत आवेश स्थिर या गतिमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, सभी विद्युत आवेश, तो देखिए विद्युत आवेश जो होते हैं वो गतिमान या फिर स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये बात सत्य है। पर सभी विद्युत आवेश, तो यहाँ पे सभी दिया हुआ है, तो सभी विद्युत आवेश आपके गतिमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो बी वाला है ना, ये करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वहीं अगर सी देखें, विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों पर बल लगाता है, तो सत्य बात है ये कि विद्युत क्षेत्र जो है सभी आवेशों पर बल लगाता है। और डी दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आवेशों पर तब ही बल लगाता है जब वे गतिमान हो। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट होगा। तो अगर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि सभी विद्युत आवेश जो होते हैं वो स्थिर या गतिमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही तार के लंबवत तल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपस्थित होगा। किसी धारावाही तार में लंबवत तल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये तो मैंने आपको बता रखा है, ऑलरेडी अच्छे से बता रखा है थ्योरी में कि अगर कोई भी धारावाही चालक है उसके लंबवत तल में अगर कोई फ्लक्स आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि दो आपके धारावाही चालक हैं और एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा जो है वो आपकी एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी इधर दोनों की जो है वो प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी बीच में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका कारण क्या है आपको बताना है दोस्तों। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा उनके बीच चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र दोनों के आसपास होगा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई धारावाही चालक है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आवेश सबका जो फ्लो हो रहा है करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, इसमें आपका चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये दूसरे वाले चालक को भी प्रभावित करता है, तो उनके बीच में एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है, उनके बीच चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको हमारी इस क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर चाहिए
तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको बहुत सारी पीडीएफ मटेरियल और इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी देते रहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लगभग है। इंडिया में बताया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटर करंट जिसे बोला जाता है, उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों इंडिया की बात करें, बहुत ही ध्यान समझिएगा, इंडिया की जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो आपकी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है इंडिया में, ठीक है। वहीं आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इन अमेरिका, अमेरिका में आपकी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अमेरिका प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 60 हर्ट्ज है। दोस्तों इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, पर यहाँ पे इंडिया का पूछा हुआ है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में अनुपात क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में ये सब अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी वाली दोनों वीडियो को अवश्य देख लें। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से आपकी चल कुंडली धारा मापी की 2 वीडियो आपको अपलोड मिल जाएंगी हमारी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोज़ को आप अवश्य देख लें। आपके उस चैप्टर से 3, 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे और आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर और बचे हुए हैं जो कि हम आपको जल्द ही इसको कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रूट मैक्स स्क्वायर वैल्यू जिसे बोलते हैं, तो इसको वर्ग माध्य मूल मान भी बोलते हैं, रूट मैक्स स्क्वायर वैल्यू। तो अगर यहाँ पे पूछा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, तो IRMS धारा का रूट मैक्स स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू आपका होता है, क्या होता है, I0 इन द रूट 2 या फिर 0.707 इंटू I0, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर धारा का RMS मान पूछता है तो वो आपका I0/√2 होता है। दोस्तों I0/√2 होता है, पर यहाँ पे आपको I√2 देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आप I रूट को यहाँ पे निकाल दे तो क्या होगा, I0 इंटू आई यहाँ पे है आपका I0 इंटू 1/√2, तो आप लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि उसके शिखर मान में अनुपात क्या होता है, तो अनुपात क्या होगा 1/√2। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये आपको देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, आप सभी डर भी गए होंगे, पर इस क्वेश्चन को आप देख कर ही इसका आंसर दे सकते हैं, आपको पेन छूने की आवश्यकता नहीं है। एक AC परिपथ में प्रवाहित धारा I = 5 sin 100t - π/2 एम्पियर तथा विभवांतर जो है वो V = 200 sin 100t। दोस्तों ये मैंने आपको एक समीकरण बताया हुआ था, इसको आप सबसे पहले तुलना करेंगे किससे, V = V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है आपका कोणीय विस्थापन होता है। तो अगर आप इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो आपका V0 का मान क्या आएगा 200, ठीक है। उसी प्रकार आप ओमेगा का मान निकालेंगे, क्योंकि टी यहाँ पे दिया हुआ है तो ओमेगा का मान आपका कितना आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप तुलना करके मान निकाल सकते हैं। पर दोस्तों आपको प्रश्न देखते ही समझना है कि प्रश्न में दिया क्या है। तो अगर आप देखेंगे कि I = 5 sin ω t - π/2, यानी अगर आप यहाँ पे कोण देखेंगे, कोण जो है आपका π/2 दिया हुआ है, और इस फार्मूले को अगर आप लगाएंगे यानी I = I0 sin ω t - cos फाई होता है, ठीक है। अगर आप धारा में देखें तो आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि V = V0 sin ω t वोल्ट होता है, पर अगर आप धारा का तुलना करेंगे तो आपका धारे के लिए क्या होता है, करंट के लिए क्या होता है, I = I0 sin ω t माइनस या फिर प्लस माइनस होता है आपका cos फाई। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, I =
आपका होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे आपका होता है कॉस, यहाँ पे आपका होता है कॉस फाई या फिर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे जब इसका तुलना करेंगे तो क्या होगा, कॉस पाई बाई टू आपका कितना आएगा, कॉस पाई बाई टू का मान क्या होता है आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वेग शक्ति होगी। तो वेग शक्ति का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, P इक्वल टू वी इंटू आई, बताया था ना, P इंटू वी आई कॉस थीटा, P इक्वल टू वी इंटू आई कॉस थीटा, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। और अगर फार्मूला आपको ये याद नहीं है तो एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं। देखिए P इक्वल टू वी इंटू आई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, दोस्तों मैं आपको ये बस समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका जो है वो बहुत ही ईजी है, आप इसको देख के ही आंसर दे सकते हैं। पहले इसको मैं आप समझा रहा हूँ तो इसको समझ लीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है पाई बाई टू। और दोस्तों कॉस थीटा में पाई बाई टू यानी 90 डिग्री का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है, ठीक है। वही अगर साइन 90 अंश का मान की बात करें तो 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान आप अगर 90 रखेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा P इक्वल टू वी इंटू आई इंटू 0 हो जाएगा कॉस थीटा का मान, कॉस 90 डिग्री का मान। तो इसको अगर आप 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू आपका टोटल 0 हो जाएगा। समझ में आया, टोटल 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे व्यय शक्ति ही पूछा हुआ है, तो आपका मान जो हो जाएगा वो 0 वाट हो जाएगा, क्योंकि हम शक्ति को वाट में मापते हैं, यानी पावर जो होता है इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न देखते ही क्या करना है, सबसे आपको देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे आपका कोण क्या दिया हुआ है। अगर आपको कोण जब भी पाई बाई टू दिया हुआ है तो पाई बाई टू कॉस में 90 डिग्री नहीं बल्कि 0 डिग्री का मान होता है। तो आपको ये कोण जो है इसको भी याद होना चाहिए, यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, ये सब आपको बेसिक जो होते हैं 4-5 इसके याद होने चाहिए। तो आप इसको देखते ही इसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया था। सबसे पहले प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़िए। किसी स्वप्रेरक तत्व में 1 मिलीसेकेंड में धारा का मान जो है वो 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाता है। करने पर 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। स्वप्रेरण गुणांक का मान क्या होगा। स्वप्रेरण गुणांक के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, L इक्वल टू माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। दोस्तों अगर आप इसे डी टी को देखेंगे तो डी टी आपका ऊपर भी जा सकता है। तो चलिए हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो जो दिया है आपको लिख लेना है, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए किसी स्वप्रेरक तत्व में 1 मिलीसेकेंड टी यानी समय जो दिया हुआ है वो 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड दिया है। अगर आप इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मिलीसेकेंड में कितने आपके सेकेंड होते हैं। देखिए मिली जब भी देता है तो उसको आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप 1 मीटर बराबर देखेंगे तो क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको कहीं भी कितना 1 मिलीमीटर दिया हुआ है तो क्या करते हैं आप इसको मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो 1 मिलीमीटर दिया होता है तो आप इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो आपका ये मीटर में आ जाएगा। वहीं अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपका मिलीमीटर में आ जाएगा। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में आपको बदलने आता होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1 मिलीसेकेंड दिया हुआ है तो आपका जो टी का मान होगा वो आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 × 10⁻³ सेकंड में लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपका 3 एम्पियर से 2 एम्पियर करने पर, दोस्तों ध्यान दीजिए धारा का मान जो है वो घट रहा है, 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हो रहा है। वहीं अगर 2 एम्पियर से 3 एम्पियर हुआ होता तो हम क्या करते, हम 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर घटा देते यानी 1 एम्पियर लिख देते। पर यहाँ पे 3 एम्पियर से 2 एम्पियर धारा का मान जो है वो घट रहा है, तो हम छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करेंगे। तो आपका जो धारा यानी आई का मान आएगा वो कितना आएगा -1 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल को कैसे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई इक्वल टू आपका कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, स्वप्रेरण गुणांक का मान। तो फार्मूले पे हम लगाते हैं। आपका फार्मूला है
L इक्वल टू माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। तो ई का मान क्या है? ई का मान आपका है 5 वोल्ट। ई का मान आपका 5 वोल्ट है। यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ई का मान जो है आपका 5 वोल्ट है, बाई आपको लिखना है क्या? डी आई बाई डी टी। डी आई क्या है? डी आई जो है वो आपके जो धारा है उसके मान में परिवर्तन। तो आपका जो धारा है वो आपका 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हुआ है, तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ है? -1 की कमी हुई है। तो आपका हो जाएगा -1 बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। तो टी समय क्या है? 1 मिली सेकेंड, 1 इंटू 10⁻³ सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 आपका 5 रह जाएगा, बाई आपका 1 बाई 1 इंटू 10⁻³ है। तो आपका जो 1 इंटू 10⁻³ है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इंटू आपका 10⁻³ 1 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 का कोई मान अगर हम लिखें या नहीं लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है मल्टीप्लाई है। दोस्तों नीचे आपका क्या बचा? नीचे आपका -1 बचा। तो ध्यान दीजिए आपका इतना बच गया है। इसके बाद हम डिलीट करने वाले हैं। देखिए इतना जो है आपका मान आ चुका है, इतना जो है आपका मान आ चुका है। इसके बाद सॉल्व करिए इसको आगे। तो देखिए कितना है? 5 इंटू 10⁻³ बाई आपका -1। दोस्तों फार्मूले अगर देखेंगे आप, तो फार्मूले में क्या होता है? फार्मूले में आपका क्या होता है? L इक्वल टू होता है -E बाई डी आई बाई डी टी, यही ना होता है? तो -E आपको पहले भी माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए आपका L इक्वल टू आपका ऊपर आया था 5, जो कि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, और बाई -1 आया था। तो -1 से -1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर आपका कितना था? 10⁻³ था, जो कि मैंने सेकेंड को मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज किया था। तो इक्वल टू आपका हो जाएगा L इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ये आपका क्या आ जाएगा? L इक्वल टू आपका 5 इंटू 10⁻³ हेनरी में आएगा। जो आपका प्रेरकत्व होता है, इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी होता है। तो आपका कितना आया? 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, हेनरी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 5 इंटू 10⁻³ नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है 5 मिली हेनरी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे 10⁻³ लगा हुआ है, तो आप इसे हेनरी में, मिली हेनरी में चेंज कर सकते हैं ना। तो क्या करिए कि आप इसे जो 10⁻³ है ना, इसको अगर आप हटा दें तो आप इसको मिली हेनरी में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 5 मिली हेनरी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये प्रश्न जो है ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिश धारा के लिए आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। 20 ओम यानी रेजिस्टेंस का मान है। जब इसे 220 वोल्ट की डिस्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी वोल्टेज जो है आपका वो 220 वोल्ट हो गया, तब इसे 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। धारा का मान क्या है? 1.5 एम्पियर। पश्च विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? आपको वैद्युत वाहक बल का मान यानी कि ई का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे फार्मूले को? देखिए फार्मूले अगर आपको याद नहीं है ना, तो फार्मूले को याद करने का एक ट्रिक भी है। क्या है? जो भी आपको दिया हुआ है सबसे पहले लिख लीजिए। आपको जो जो मान इसमें दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, आपको फार्मूला खुद दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा? देखिए आपको रजिस्टेंस का मान दिया हुआ है कितना? 20 ओम दिया है। वहीं वोल्टेज का जो मान है कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया है। उसी प्रकार आपको धारा यानी आई का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल यानी ई का मान ज्ञात करना है। तो आर भी आई और ई से आपका कौन सा फार्मूला बनता है? सोचिए, क्योंकि आपको सभी मान यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको फार्मूले याद आ जाएंगे आसानी से। तो कौन सा फार्मूला बनेगा? फार्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू भी माइनस ई बाई आर। आई इक्वल टू भी माइनस ई बाई आर, ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा है थ्योरी में। आई इक्वल टू भी माइनस ई बाई आर। तो इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आई इक्वल टू भी माइनस ई बाई आर। आई इक्वल टू
V माइनस ई बाई आर। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ई ज्ञात करना है, यानी विद्युत वाहक बल को ही ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका क्या है, I इक्वल टू V माइनस ई बाई आर है। तो चलिए इस पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए I का मान इसमें दे रखा है कितना, 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर इक्वल टू V का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, माइनस ई का मान क्या दिया है, ई तो ही ज्ञात करना है, और बाई में क्या दिया है आपका आर का मान 20 ओम दिया है, 20 ओम। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर जो है वो 100% आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे एक मान लें तो आपका यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 1.5 का 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1.5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका ये जो है ये भाग इधर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कैसे, देखिए 200। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 220 माइनस ई हो जाएगा, 220 माइनस ई हो जाएगा आपका। और उसी प्रकार बराबर में आपका क्या था, आपका रेजिस्टेंस और धारा जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1.5 इंटू आपका 20 था। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका 1.5 है और इंटू 20 है, तो जब आप 1.5 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो आपका 220 माइनस ई इक्वल टू आपका कितना आएगा, 30। दोस्तों जब आप 30 को इधर भेटेंगे तो वो घट जाएगा और ई आपका उधर चला जाएगा, यानी कि 220 माइनस 30 इक्वल टू ई आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करना है, आपका इसको घटा देना है, 220 में से 30 को घटा देना है। तो देखिए जब आप 220 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा ई इक्वल टू 220 में से 30 घटाएंगे क्या आएगा, 190 आ जाएगा। तो आपका विद्युत वाहक बल ही याद करना था, तो ई का मान जो आया है वो 190 आया है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा 190 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बोल्ट क्यों होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो बोल्ट ही होता है। एक चोक कुंडली, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि इसमें से क्या इफेक्ट इस पर पड़ता है। चोक कुंडली दिश धारा का मान घटाती है, दिश धारा का मान बढ़ाती है, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है, या फिर डी है प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। दोस्तों चोक कुंडली जो होता है इसका कार्य होता है प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाना। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो अगर बहुत अधिक हो गया है तो उसको चोक कुंडली नियंत्रित करती है और कम करती है, उसके मान को घटाती है। तो ये चोक कुंडली के बारे में मैंने भी आपको डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है 5 हेनरी की चोक कुंडली में 2 एम्पियर सेकेंड की दर से धारा का मान घट रहा है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक जो बल है वो क्या होगा। दोस्तों आपको मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन पे फार्मूला करा दिया है, देखिए कौन सा फार्मूला लगाया था आपका, यहाँ पे एल इक्वल टू दिया हुआ है 5 हेनरी जो कि आपका प्रेरकत्व है, वहीं आपको दिया हुआ है धारा का मान आई इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकंड। उसी प्रकार इसका जो मान है वो घट रहा है, आपको ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल ई आपको ज्ञात करना है। 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से घट रहा है, यानी आपका जो टी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, टी का मान आपका 1 हो जाएगा। तो अगर आप टी का मान नहीं भी लिखते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हमने इस फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एल इक्वल टू माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। तो आपको इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है ऑलरेडी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बता दीजिएगा। आ गया आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इस पर एक फार्मूले पर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, और वो फार्मूला जो है वो एक ही फार्मूला है और उसी पे क्वेश्चन आता है। तो वही क्वेश्चन है, देखिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है। दोस्तों ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है ये भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, पिछली जो वीडियो है। देखिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट का ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। यानी प्राथमिक कुंडली में यानी कि एन पी, मैंने आपको बताया ही सब है, एन पी से लिखते हैं प्राथमिक कुंडली को और एन एस से लिखते हैं सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या को। तो आपको एन एस ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। आपको सबसे पहले दिया क्या है, देखिए आपको दिया हुआ है वी पी यानी प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है
वो दिया हुआ है 120 वोल्ट। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे चल के इसको डिलीट करूँगा, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो भर जाएगी तो हम इसको डिलीट करेंगे। वी पी इक्वल टू 120 वोल्ट दिया हुआ है, V2 दिया है आपको 2400 वोल्ट। क्योंकि देखिए ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो ये स्टेप अप करता है, 120 वोल्ट को इसने स्टेप करके 2400 वोल्ट बना दिया। ठीक है, तो आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, एनपी यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो 100 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 100 दिया हुआ है। वहीं आपको सेकेंडरी में एन एस का मान ज्ञात करना है। तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, आपको ज्ञात करना होगा फार्मूला लगा कर, कौन सा, एन पी बाई एन एस इक्वल टू वी पी बाई वी एस। इसको आपने नोट कर लिया, तो चलिए इसको हम अब डिलीट करने वाले हैं। आप किस फार्मूले को यूज़ करेंगे, एन पी बाई एन एस इक्वल टू वी पी बाई वी एस। ठीक है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बाई सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या इक्वल टू प्राथमिक वोल्टेज और बाई सेकेंडरी वोल्टेज। तो चलिए इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज के जगह पर आपको अगर पावर दे दिया है तब भी आप इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, बशर्ते आपको वोल्टेज की जगह पर आपका पावर आ जाएगा, या फिर आपको अगर करंट दिया होगा तो वो करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, सेकेंडरी फेरों में फेरों की संख्या। तो यहाँ पे आपको जो 2 एम्पियर का करंट दिया हुआ है ना, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको देख करके आप कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एनपी का मान क्या है, मैंने आपको लिखवाया था सभी। तो एनपी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, 100 फेरे हैं। यहाँ पे देखिए 100 फेरे हैं, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेते हैं, 100 फेरे हैं। बाई आपको एन एस यानी सेकेंडरी में तो ज्ञात ही करना है, इक्वल टू यहाँ पे आपका वी पी क्या है, तो वी पी आपका कितना है, 120 वोल्ट है। प्राथमिक में वोल्टेज जो है 120 वोल्ट है, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज जो है वो 2400 वोल्ट है, 2400 वोल्टेज है। तो इसको चलिए अब डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए आपका एक यहाँ पे 0 से 0 एक का कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप आगे देखिए तो यहाँ पे आपका 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 और यहाँ पे 24 दो बार जाएगा, 12 से 24 डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा और ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर का आपका कट गया सब कुछ। आपका यहाँ पे 2 आ गया और आपका क्या बचा, 100 बाई एन एस इक्वल टू 1/2 बचा। और यहाँ पे 0 बचा, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 बचा हुआ था, इक्वल टू आपका एन एस बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 100 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 100 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 20 तो आपका है ही, और आपका 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यानी सेकेंडरी बाइंडिंग में आपके फेरों की संख्या कितना है, 2000 है। यहाँ पे आपका एन एस का मान आ गया है 2000 है। तो आपको यही पूछा हुआ था कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या कितनी है, तो आपका 2000 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों सेम आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा रिपीट करके, आपको 100% सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एल आर परिपथ में। आपको बताना है कि एल आर परिपथ में कौन कौन सा होता है आपका। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, एल व सी दोनों में संचित ऊर्जा चुंबकीय होती है, यानी एल यानी प्रेरकत्व और सी यानी संधारित्र यानी कैपेसिटर। बी में दिया हुआ है, एल में संचित ऊर्जा चुंबकीय पथ तथा सी में विद्युतीय होती है। सी दिया हुआ है, एल में संचित ऊर्जा विद्युतीय तथा सी में चुंबकीय होती है। और डी दिया हुआ है, एल व सी दोनों में संचित ऊर्जा विद्युतीय होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरकत्व में संचित जो चुंबकीय ऊर्जा होती है तथा सी में वो विद्युतीय होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपको फार्मूला देखने को मिल रहा है। तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, बहुत ही रेयर केस में बनते हैं, पर आपसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं यहाँ देख लीजिए। किसी परिपथ में cos फाई इक्वल टू आर बाई आई स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर इक्वल टू आपका है, अनिनाद की स्थिति में cos फाई का मान क्या होगा।
दोस्तों क्वेश्चन आप देखते ही इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे? जब भी आपको अनुनाद की स्थिति में देखे, क्वेश्चन में अनुनाद की स्थिति में कॉस फाई का मान क्या होगा। जब भी आपको क्वेश्चन देखते ही आपको दिखता है कि यहाँ पे तो पूछा है कि अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, तो जैसे ही आपको अनुनाद की स्थिति पूछता है तो यहाँ पे आपको 1 मारना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। उस फार्मूले को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और इसको बिल्कुल घोर कर पी जाइए, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये एक कॉमन फार्मूला है। और इस फार्मूले पे समझ लीजिए जेई कब जो है वो इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन जो है वो देता ही देता है छात्रों को कंफ्यूज करने के लिए। दोस्तों ये फार्मूले 90% छात्रों को नहीं पता होता है और वो इस छोटे से आसान से क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे खोल करके, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो 100% देखने को मिलेगा। 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रश्न आया था और उसी साथ साथ आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देखिए तो उसमें भी आपको इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन देखने को मिला था। दोस्तों 4 अंक का आपका जो क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट होगा। अगर आप ये हमारी वीडियो देख लेते हैं तो आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। देखिए 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडल धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट क्या होगा। फार्मूला नोट कर लिए, एस यानी शंट एस इक्वल टू आई जी बाई आपका होता है आई माइनस आई जी, यहाँ पे आई है इनटू जी। यहाँ पे जी बड़ा वाला क्या है तो आपका गैल्वेनोमीटर को प्रदर्शित करता है। एस आपका शंट है, उसी प्रकार आई जी बाई आई माइनस आई जी है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको देखो क्या दिया हुआ है, आपको आई जी का मान इसमें क्या है 10% है। देखिए 10% आपको दिया हुआ है आई जी का मान इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें जो IG है वो आपकी मुख्य धारा है, तो आपको IG का मान सबसे पहले निकालना है। देखिए IG जो है उसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 10%। IG जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 10%। आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज को अगर हम बदलना चाहें संख्या में तो कैसे बदलेंगे, 100 से डिवाइड करके। तो जब आप 10% को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको 99 ओम प्रतिरोध दिया ही हुआ है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा, एस यानी शंट इक्वल टू आई जी का मान कितना आया है 1/10, 1/10 ही आया है ना। और आपका हो जाएगा बाई, यहाँ पे आपका 10 है, 1/10 बाई आपका क्या था 1/10 बाई क्या था आई माइनस आई जी। तो आई का मान तो हमें पता ही नहीं है, आई माइनस आई जी का मान 1/10 हमने निकाला हुआ है। इनटू आपका जी जो है इसका मान कितना दिया है 99। गैलोमीटर में जो प्रतिरोध ना वो आपका 99 है। तो दोस्तों इतना लिख करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको चलिए आप सॉल्व करते हैं। देखिए जब आप इस नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 10 माइनस 1/10 आएगा। यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो आपका 10i माइनस 1/10 आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला 10 है वो ऊपर वाला 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचा क्या, आपका बचा 99/10i माइनस 1, यही बचा ना 99/10i माइनस 1, यही आपका बचेगा। दोस्तों 99i यहाँ पे लिख लेते हैं हम। चलिए देखिए 99 10i माइनस यहाँ पे आपका i है। तो देखिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10i माइनस i इक्वल टू 99। ये तो मैंने आपको पीछे बता दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको। इसके बाद क्या करना है, आपको घटा देना है। 10i में से 1i घटाएंगे क्या आएगा आपका 9i आ जाएगा। 9i इक्वल टू 99 और i इक्वल टू के रहने तो आपका 9 से अगर आप 99 को डिवाइड करेंगे तो आपका 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी i का मान जो है आपका 11 आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये फार्मूला अगर याद होगा तो आप इस छोटे से प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धारा मापी को वोल्टेज में बदलने के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज में बदलने के लिए क्या लगाते हैं। देखिए अगर आपका कोई धारा मापी है, अगर आप उसे वोल्ट मीटर के रूप में बदलना चाहते हैं तो उसके उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में आपको लगाना होगा।
यानी आपका कोई धारामापी है, तो उसके अगर श्रेणी में, उसके श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में अगर आप उच्च यानी हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आपका वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करने लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनता है। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है एमीटर और वोल्ट मीटर से। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, वही वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके लिए आप हमारी जो वीडियो है, 2 वीडियोज़, पिछली वीडियोज़, उसको आप 100% देख लीजिएगा। यहीं इसमें आपका ही कहीं घाटा होगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे छात्रों ने उस वीडियो को देख भी लिया है और अपना ढेर सारा प्यार भी दिया है। तो 100% उस वीडियो को देखिए। आपका अगर क्वेश्चन 2 से 4 नहीं बना ना, तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। दोस्तों आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हमारा, रुट द डोल यानी कि डेड बीट धारामापी का संकेतक स्थित विक्षेप देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुंडली के फ्रेम में भंवर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, आगे के चैप्टर को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसको देखते रहिए और अपनी तैयारी